नमस्कार, स्वागत है आपका इनमी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की जबरदस्त सफलता के बाद अब राज्य सरकार खेलों को लेकर पूरी गंभीरता से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि खेलों के दौरान बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ढांचों का उपयोग खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने में हो। वहीं पहली बार राज्य ने 100 से ज्यादा पदक जीतकर पदक तालिका में 7वां स्थान पाया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड की खेल यात्रा का एक ऐतिहासिक मोड़ है। अब हर युवा को घर के पास ही बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री आवास में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी की भी प्रशंसा की और मुख्यमंत्री का आभार जताया। स्वामी जी ने कहा कि यह अभियान समाज के हित में एक सराहनीय कदम है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत अभी तक 60 से अधिक वेशधारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं सरकार देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सावन मास तथा चारधाम यात्रा के दौरान भी यह अभियान जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि वह देवभूमि के मूल स्वरूप और अस्तित्व की रक्षा के लिए संकल्पित है और लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती रहेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कड़ा संदेश दिया है। सावन और चारधाम यात्रा के दौरान गहनता से जारी रहेगा ऑपरेशन कालनेमी। और अगर बात करें तो ऑपरेशन कालनेमी के तहत अभी तक 60 से अधिक जो छदम वेशधारी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और सरकार जो है देवभूमि के देवत्व को कहीं ना कहीं अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और अगर बात करें तो पवित्र सावन मास और चारधाम यात्रा के दौरान भी ऑपरेशन कालनेमी पूरी गहनता से जारी रहेगा। देवभूमि के मूल स्वरूप और अस्तित्व को बचाने के साथ साथ जो है हमारे संकल्प पर कहीं ना कहीं जो है वो अडिग है और उसी के तहत अगर बात करें तो यह जो है जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए खास तौर पर सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। साथ ही साथ अगर बात करें तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्रदेश में बड़ा अभियान जो है कालनेमी के तहत छेड़ा गया है और सभी जो है उसका पालन कर रहे हैं। अधिकारियों से भी जो है सख्ती से उसका पालन कराने के लिए कहा गया है और अभी तक जो है 60 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एनडी न्यूज। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब राज्य में सरकारी नौकरियों में चयन सिर्फ मेरिट और योग्यता के आधार पर होगा। उन्होंने युवाओं से पूरी लगन से तैयारी करने का आह्वान किया है। सीएम धामी ने ऑपरेशन कालनेमी का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और सरकार ने अनावश्यक लैंड बैंकिंग पर रोक लगाने के लिए कड़ा भू कानून भी लागू किया है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में आस्था की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी जैसे कि शुरू हो चुका है। वहीं कांवड़ यात्रा से पहले भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून के विभिन्न थाना क्षेत्रों से साधु के भेष में घूम रहे 60 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया। वहीं साधु संतों और आम लोगों ने इस अभियान का स्वागत किया। उनका मानना है यह आस्था के नाम पर हो रहे पाखंड के खिलाफ कड़ा संदेश है। धर्म का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है, तो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें
जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। ऑपरेशन कालनेमी कल से चलाया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी को, जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको, और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहां इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है, और हमने पहली बार देखा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डामकोठी में कावड़ियों को बुला करके उनका पूजन किया, और हरिद्वार में नहीं, हरिद्वार से बाहर भी उनका हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की वर्षा की। मेरा ये मानना कि ऐसे मुख्यमंत्री मिलना हमारे उत्तराखंड को दुर्लभ है, ना भूतो ना भविष्यति। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, इस समय जितने भी श्रद्धालु है, जितने कावड़ी है, उनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। और कालनेमी पर अखाड़ा प्रस्तुत है, हुंकार भरी है कि कालनेमी का समर्थन करके मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे, उनके उद्देश्यों को पूरे देश के अंदर भेजेंगे। आज कालनेमी उत्तराखंड की बात नहीं, पूरे देश के अंदर कालनेमी अभियान चलना चाहिए। महाराज वह देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी को लेकर भी सियासत तेज हो गई। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चल रहे इस अभियान को भाजपा सनातन आस्था से जोड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे गरीबों की रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा बताया। कांग्रेस के मुख्य मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने कहा है कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किन मानकों से लोगों की पहचान करेगी। उन्होंने आशंका जताई कि अगर किसी विशेष धर्म के लोगों को निशाना बनाने की मंशा से किया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कालनेमी का अर्थ आपको मालूम है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। यदि मालूम है तो मैं लोगों के ज्ञान के लिए बता दूं कि कालनेमी एक राक्षस का नाम है। कालनेमी वो राक्षस था, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उनका जो दिमाग भटकाने का कार्य कालनेमी कर रहा था, वो एक संत का रूप धारण करके रास्ते में बैठ गया और वो चाहता था कि हनुमान जी समय पर संजीवनी लेने ना पहुंच पाए। इस जो सरकार ने ये जो लागू किया है, ये प्रोजेक्ट या ऑपरेशन, ये किस मंशा से किया है, ये सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीधा सीधा गरीब के पेट का सवाल है। यह गरीब के जो है खाने पीने का मामला है, और गरीब किस तरीके से अपना निर्वहन कर रहा है, ये उससे संबंधित है। सरकार को निश्चित तौर पर इस स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा। आप किस तरीके से उसमें से जो गलत लोग हैं उनको किस तरीके से आप चिन्हित करेंगे, आपका प्रशासन किस तरीके से काम करेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि ये किसी वर्ग विशेष की तरफ उंगली उठाता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पौड़ी पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने श्रावण मास नीलकंठ कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 7 जोन और 23 सेक्टर में विभाजित किया। हर सेक्टर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया। वहीं खुफिया विभाग की टीमें भी असामाजिक तत्वों पर नजर रख रही है। पुलिस कप्तान ने बाहरी लोगों का सत्यापन करने के भी निर्देश दिए और इसके लिए जोन वार टीमें गठित की गई। मां पूर्णागिरी पर्यावरण संरक्षण संस्था ने रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी पहली बैठक में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक कार्यों और निर्धन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया। समिति एको ब्रिक्स, स्वच्छता अभियान और पौधारोपण जैसे कार्यक्रमों के साथ साथ अब सामाजिक कार्यों को भी अपने एजेंडे में शामिल करेगी।
अध्यक्ष दीपा देवी ने बताया कि हर 3 महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकें होंगी और जहां स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। संस्था जल्दी एक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। माँ पूर्णागिरी पर्यावरण संरक्षण समिति का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो जून माह में हुआ था और आज हम लोगों ने जो पहली बैठक की है तो वो आज शुरुआत हुई है और जिसके लिए मैं जो आज रजिस्ट्रेशन की जो पहली बैठक थी तो मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहती हूँ और सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत के साथ निष्ठा भाव से पर्यावरण को समय दिया, काम किया। तो मैं इसके लिए सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी कार्य किए जाएंगे जैसे प्लास्टिक उन्मूलन है और वृक्षारोपण है और सभी प्रकार के कार्य किए जाएंगे तो मैं उसको निष्ठा। आज हमारी कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई है जिसमें जो नियम रजिस्ट्रार कार्यालय से दिए गए हैं वो उनको बताया गया है कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को और जिस तरीके से मोटिव रहा है हमारा वृक्षारोपण, इको ब्रिक्स, सफाई अभियान, इस तरीके के कार्यक्रम तो संस्था करती ही रही है। आने वाले समय में निर्धन असहाय बच्चों के लिए काम किया जाएगा, सामाजिक कार्यों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और इसके अलावा जितने भी जो भी दबे कुचले समाज के जो लोग हैं उनके लिए संगठन व्यापक स्तर पर कार्य करेगा और आज यही विचार हमारी बैठक में रखेगा। और जो कई नैनीताल जिला पंचायत के रामड़ी आन सिंह क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिनाया। वहीं बेला तोलिया ने विपक्षी प्रत्याशियों के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों पर गर्व है। भाजपा जिला महामंत्री नवीन भट्ट और अन्य भाजपा नेताओं ने भी प्रेस वार्ता में बेला के आरोपों को निराधार बताया। जी, चुनाव प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और क्षेत्र की जनता का अपार सहयोग मिल रहा है और लगभग आधे से ज्यादा हमने ग्राम सभाएं पूरी कर ली हैं। अब कुछ ही समय भी अब 10 दिन का बचा है। इसमें भी हमने अभी कुछ 5-6 गांव और रह गए हैं जिसमें अभी प्रचार करना रह गया है। ग्राम सभाओं में जो बैठकें होती हैं तो जहां जहां बैठकें हुई, जहां क्योंकि जिस क्षेत्र के जिस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान होते हैं वो वहां पर बैठकें करके जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं। जैसे वो विरोधी नहीं है, हमारे पार्टी के हमारे ही छोटे भाई लोग हैं। 4 दिन का चुनाव होता है, कोई विरोधी नहीं होता है। चुनाव में एक ही विजय होती है, बाकी उसके बाद सब ये इस सीट के ही यहीं के नागरिक हैं, हमारे भाई लोग हैं। बस हम चाहेंगे कि चुनाव शांतिप्रिय ढंग से लड़ा जाए और जीत हार तो लगी रहती है। बिल्कुल वोटों में नहीं देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला हुआ है, अधिकृत प्रत्याशी हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेके पन्ना प्रमुख से लेके शक्ति केंद्र से लेके सभी पदाधिकारीगण क्षेत्र। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा है कि हम सूचना मिली थी कि कुछ कावड़ 12 फीट से ज्यादा ऊंची बनाए जा रहे हैं। वही हाल ही में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के अधिकारियों की अंतर्राज्यीय सीमा पर हुई बैठकों में सर्वसम्मति में यह तय किया गया कि किसी भी हालत में 10 फीट से ऊंची कावड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने डीजे मालिकों और ऐसी कावड़ इकट्ठा करने वालों से अनुरोध किया कि वे 10 फीट की सीमा से ज्यादा ऊंची न हो। हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि कुछ जो 12 फीट से ऊपर की कावड़ों को बनाया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है। इस संबंध में अंतर राज्य जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग्स में ये बात स्पष्ट तय हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और उत्तराखंड के में भी ये बात एक सहमति बनाई गई थी कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ों को किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो डीजे के मालिक हैं जिनके द्वारा ये असेंबल किया जा रहा था उनसे ये आग्रह किया गया है कि 10 फीट से ऊपर की कावड़ वो ना बनाएं।
उसको काफ़ी हद तक इन लोगों के द्वारा मान भी लिया गया है और उनको रिसाइजिंग किया जा रहा है। रिसाइज के बाद वो कांवड़ यात्रा। वही नीलकंठ की कांवड़ यात्रा शुरू होते ही सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया। इस बार कांवड़ियों के लिए खास रूट प्लान भी तैयार किया गया। पुलिस ने तय किया कि कांवड़िए राम झूला पुल से होकर नीलकंठ की ओर जाएंगे, जबकि वापसी में उन्हें जानकी सेतु से ऋषिकेश भेजा जाएगा। हालांकि कमजोर हो चुके राम झूला पुल पर भारी भीड़ का दबाव खतरे का संकेत दे रहा है। पीडब्ल्यूडी ने पुल को फिलहाल सुरक्षित बताया, लेकिन 400 लोगों से ज्यादा भार न डालने की सलाह दी गई है। वही सामान्य स्थिति में 300 से 350 कांवड़ियों की आवाजाही की सीमा तय गई है। आपात स्थिति में कांवड़ियों को बजरंग सेतु से निकाला जाएगा, जिसे आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है। वही सेतु की लंबाई 132 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर की होगी। साथ ही पारदर्शी कांच का फुटपाथ भी तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन इसी बीच दोहरी वोटिंग को लेकर बड़ा सवाल भी खड़ा हो चुका है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि जिनके नाम नगर निगम या पालिका की वोटर लिस्ट में है वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। वही कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में है। भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि सरकार और चुनाव आयोग कोर्ट के हर आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं कई भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं और इस बार महिलाओं की भागीदारी भी 52% से ज्यादा है। उन्होंने दोहराया कि नियमों की अनदेखी या दोहरी वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई तय है। देखिए, कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कोर्ट ने कहा है उन सारी चीजों को जो है सरकार भी और हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। बाकी ये सही बात है कि दो जगह जो लोग वोटिंग करने का काम करते हैं, अगर किसी का नगर निगम में, नगर पालिकाओं में नाम है, जिला पंचायत के चुनाव जाकर के अगर लड़ रहे हैं, तो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो शिरोधार्य है और सरकार उसका पूरा पालन करेगी। और क्योंकि चुनाव सरकार ने पारदर्शिता से कराने के लिए अपना काम किया है और इस चुनाव में किसी भी तरह का कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के ज्यादा चिंतित सरकार है। और इसीलिए सारी जगह जो चुनाव हो रहे हैं बहुत ही निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो रहे हैं और हमारे लोग निर्विरोध भी जीत करके आ रहे हैं और हमारी महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है और 52% हमारी मातृशक्ति आज उत्तराखंड के अंदर पंचायत के चुनाव में हिस्सा ले रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वही उत्तराखंड का मानसून सत्र इस बार गैरसैंण के भरारी सैंण में आयोजित होने जा रहा है। सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा। वही सरकार के इस फैसले पर जहां बीजेपी ने स्वागत किया, वही कांग्रेस ने तंज कसते हुए सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि सरकार को ठंड लगती है, इसलिए 2 दिन से ज्यादा वही रुकना पसंद नहीं। वही उन्होंने कहा है कि विधायकों के लिए कंबल, रजाई और हीटर का इंतजाम करवा लिया गया। वही भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि विपक्ष के खट्टे अंगूर हैं, वही कभी तृप्त नहीं होते। वह पहले अपने ही विधायकों से पूछ ले कि वह गैरसैंण में रुकने को तैयार है कि नहीं। वही सरकार कोई भी काम करे, बस विपक्ष का काम है हर बार काम पर उंगली उठाना। नहीं, मानसून सत्र तो मानसून में तो होगा, सर्दियों में थोड़ी होगा मानसून सत्र। मानसून सत्र मानसून में होगा और गैरसैंण में होना चाहिए। गैरसैंण में तो इनको पूरा 1 महीना सरकार तय करे। हमारे यहाँ मांग है कांग्रेस पार्टी की कि ये सत्र 1 दिन का, 1.5 दिन का, 2 दिन का, 2.5 दिन का नहीं, वहाँ पे रजाइयाँ भी बांधें जो जा रहे हैं सारे उनके लिए। सत्र में जो हमारे तमाम माननीय विधायकगण जा रहे हैं, माननीय मंत्रीगण जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी गर्म कंबलें, गर्म रजाइयाँ, हीटर और साथ में जो अफसर जा रहे हैं उनके लिए भी, जिससे कम से कम भैया 1 महीना तो रहो। 1 महीना। देखिए, कांग्रेस के खट्टे अंगूर हैं वो कभी तृप्त नहीं होते, उनकी जो अतृप्त आत्माएं हैं वो कभी भी तृप्त नहीं होती। सरकार अच्छा काम करती है तो भी उसमें कुछ ना कोई नुक्स निकालने का काम करते हैं। अब सरकार ने अगस्त में गैरसैंण में सत्र चलाने का जो निर्णय लिया है उस पर भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं आक्षेप लगाने का काम करना है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, पहले अपने विधायकों से पूछ लें कि उनके विधायक संतुष्ट हैं भी या नहीं है। विधायकों की मर्जी अलग होती है और संगठन के जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी मर्जी अलग होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर विधानसभा का जो सत्र होगा,
वहीं मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है और पुलिस द्वारा इस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई भी की गई, जिसके तहत 20 से अधिक फर्जी साधु वहीं 60 से अधिक फर्जी साधुओं को पकड़ में आए। मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन सभी लोगों का भला होगा जो गलत जगह फंस जाते हैं। साथ ही इससे हमारे सनातन आस्था का भी कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। विभिन्न तरीके से ढोंग करने वाले साधु संत बने हुए लोगों पर यह कार्रवाई बहुत सफल साबित हुई। वहीं बंसल ने कहा है कि अब फर्जी तरीके से जनता को बरगलाने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिससे सभी को लाभ मिलेगा। ऑपरेशन कालनेमी देवभूमि में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। इससे जो फ्रॉड करने वाले भोले भाले लोगों को बहका करके पैसा ऐंठने वाले विभिन्न छद्मवेशी विभिन्न प्रकार के रूप धर करके जो श्रद्धा और आस्था का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, उनकी धरपकड़ होगी और आस्थावान लोगों की आस्था भी बची रहेगी और फ्रॉड करने वालों को सज़ा भी मिलेगी। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अपना 38वां स्थापना दिवस ऋषिकेश में धूमधाम के साथ मनाया। मौके पर टीएचडीसी ने बीते सालों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी भी दी और अपनी भावी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। इस मौके पर कंपनी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर उनका हौसला अफजाई भी की गई। देखिए, ये कार्यक्रम जो हम मनाते हैं स्थापना दिवस का, ये सिर्फ उन चीज़ों को याद करने के लिए मनाते हैं कि हमने कितना सफ़र जो है संघर्षों का अपना पूरा किया है और उसमें कितने लोगों को योगदान है। उन लोगों के योगदान को भी याद करते हैं जिससे हम उनको ना भूल पाए और आगे आने वाले जो वर्ष हैं उसमें क्या हमारी दिशा रहेगी उसको भी तय करें। तो एक तरह से जो अब आने वाले जो यंगस्टर्स जो इस समय ऊपर बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक ये होता है कि भाई पुरानी जर्नी ये रही है, अब आगे भी हमें लेके जाना है। तो एक तरह का ये बैटन हैंडओवर करने की भी एक हर साल जो है प्रथा। पौड़ी में तेज बारिश के बाद गैस गोदाम के पास नाला चौक होने से सड़क पर पानी भर गया। वहीं इससे राहगीरों को भारी परेशानी भी हुई। पूर्व व्यापार सभा अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए पालिका प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि समय रहते ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि पालिका कर्मचारी केवल नालों की ऊपरी सफाई करते हैं, जिससे बरसात में मलबा बहकर राहगीरों के लिए मुश्किलें खड़ा कर देता है। सर, ये बहुत समय से ये नाला चौक है। पहले तो ये गदेरा भी चलता था, अभी गदेरा भी फिलहाल बंद हो रखा है। उसके कारण क्या है, ये तहसील का सारा पानी सिविल लाइन होते हुए इधर आता है। हमने कई बार रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पे जो इस कवर है इसको खोल के इसके अंदर पाइप डलवा दो ताकि उधर का जो गदेरे का पानी पाइप के रास्ते चले, लोगों का आवागमन भी ईजी हो सके। लोगों को बरसात में चलना मुश्किल, आपने अभी देखा खुद ही, आपके सामने महिलाएं पार नहीं कर पा रही थी। वही हाल बस अड्डे के बैंड का है। बस अड्डे के बैंड में वहाँ पे कई साल से वहाँ पे उन्होंने लोहे की जालियाँ लगा रखी है। जाली के अंदर इतना मलबा भर जाता है, वो चौक जाता है। लेकिन बरसात में अगर उनको कंप्लेंट करेंगे, वो उसी दिन आएंगे, थोड़ा सफाई करेंगे, लेकिन उसको साफ नहीं। उसके कारण क्या है, पूरा पानी बस अड्डे में भरा हो रहता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पूर्व में एसडीएम सर को भी बताया था, नायब तहसीलदार सर को भी बताया था, एवं नगर पालिका को भी बताया था। वो यहाँ पर रेलिंग लगवाने के लिए बोला था, रेलिंग आई थी लेकिन लग नहीं पाई। इस नाली के लिए कई बार बोला, पीडब्ल्यूडी वाले आए भी, उन्होंने कहा हम इस कवर बनवाएंगे ये सब, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं इसमें। शौचालय तो हट गया था, शौचालय तो इन्होंने यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करा है। यहाँ था जो, उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट करा, लेकिन ये नाला है, ये ऊपर से ये बिल्डिंग बनी थी आरएस की, इसका सारा मलबा इन्होंने इस बिल्डिंग का इस गदेरे में भर दिया। और ऊपर एक बैंड है जहाँ पे इसका। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।